हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एकदम मस्त जबरदस्त एकदम एक नंबर की चल रही होगी। तो आज आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है और बहुत ही कठिन भी होता है और ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये परीक्षा उपयोगी समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा है। और आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या है। ये है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। मैंने आपको पिछले वीडियो में गॉस का नियम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। गॉस के नियम का वीडियो और गॉस के नियम का जो फार्मूला का डेरिवेशन, ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे जो वीडियो की लिस्ट होगी उसमें से देख सकते हैं। गॉस के नियम का गॉस का नियम और उसका डेरिवेशन सब कुछ दिया हुआ है, उसको आप देख लेते हैं। और आज हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस का नियम क्या था। गॉस का नियम यही था, किसी परिबद्ध क्षेत्र में किसी आवेश के कारण परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, गुजरने वाले फ्लक्सों की जो संख्या होती है आवेशमान के 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। तो ये मैंने बताया, सिद्ध किया, सब कुछ है। आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। आखिर गॉस का नियम है, उससे अनुप्रयोग क्या है, फायदे क्या हैं। तो फायदे बहुत हैं। और आज पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने ये वाले हैं कि गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के कोई एक अनंत लंबाई का बहुत लंबा चालक तार हो, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। आवेशित चालक तार है। इसके द्वारा हम कहीं पर भी किसी दूरी पर, इससे इस तार से किसी भी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस के नियम की सहायता से, या कहें तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से। तो चलते हैं, मान लेते हैं ये जो तार आपके सामने है, ये कोई तार है, पतला तार है जो अनंत लंबाई का है। लेकिन हम इसे अपने प्रयोग में अनंत लंबाई लेके नहीं चलेंगे, एक लंबाई मान के चलेंगे। मान लिया ये यल लंबाई, इसका यल भाग को लेकर के मैं कर रहा हूं। और फिर यल भाग को लेकर के अगर मैं सूत्र डेरिवेट कर लूंगा तो वहां पे यल की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अनंत भी लिख सकते हैं, और एन की जगह पे हम जितना हजारों किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो एक हम प्रयोग एक सूक्ष्म एक सीमित लंबाई यल को मान के चल रहे हैं। माना ये एक तार है, हम क्या लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। माना तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई L तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इतनी बात हमने मान लिया। अच्छा, इतनी बात मान लेने के बाद हम ये कर रहे हैं, तार से r दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं। r दूरी पर मैं कोई बिंदु P लेता हूं। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए भाई सीधी सी बात है, गॉस के नियम की सहायता लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं है। अगर इस तार के लिए अब हम निकालने चल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गॉस का नियम की अगर हम सहायता लेने वाले हैं तो निश्चित रूप से इस तार के अनुदिश ये जो बिंदु है उस बिंदु को लेते हुए हमें कोई बंद आकृति बनानी होगी। बंद परिच्छेद बनाना ही होगा। तो ऐसे में तार एक सीधी लंबाई का है, बेलनाकार है। बिंदु P को लेकर के हमें जो आकृति हम बना पाएंगे वो आकृति कैसी बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। वो जो आकृति हम बना पाएंगे वो आकृति तार जिस तरह से है, जैसा तार होगा तार जैसी ही तो आकृति बनेगी। और अगर तार जैसी आकृति बन रही है
तो तार कैसी आकृति का होता है? तार एक बेलनाकार आकृति का होता है, इसलिए बिंदु P को लेकर के अगर हम गॉसीय पृष्ठ बनाने वाले हैं, गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे तो एक बंद बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। तो बंद बेलनाकार पृष्ठ मैंने बनाया इस तार के अनुदिश बिंदु P को लेते हुए। अच्छा, अब लीजिए, बंद पृष्ठ बन गया और बंद पृष्ठ बन गया तो अब गॉस का नियम हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पृष्ठ बन गया, ये जो गॉसी काल्पनिक पृष्ठ बन गया, इसमें कितने कितने सरफेस या कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहे हैं? देखा जाए तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बन रहा, दूसरा ये वाला बन रहा। अगर हम इसे S1 मान लेते हैं, इसे S1 मान लेते हैं, इसे S2 मान लेते हैं, और इतना ही नहीं, एक पृष्ठ, एक वक्रीय पृष्ठ इधर भी बनेगा और इसे हम S3 मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पृष्ठ बन जाता है। अच्छा, 3 पृष्ठ बन जाता है और 3 पृष्ठ बन जाने के बाद इनके निश्चित रूप से पृष्ठों का एक सीमित एरिया होगा और पृष्ठ जो क्या करेंगे, पृष्ठ सामान्यतः पृष्ठ एक सदिश होता है। सदिश एकांक या सूक्ष्म पृष्ठ एक सदिश होते हैं जो हमेशा अपनी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर, दूर की ओर बनाते हैं। ऐसे में हम यहाँ पे एक सदिश अगर बनाते हैं, डिफरेंशियल ए D1 ए कह लें अगर, तो A1 कह लें, ये AS2 है ना, तो DS2 कह लेते हैं। क्या बना लेते हैं? DS2 बना लेते हैं, जो कि बाहर की तरफ जाएगा। ये S1 है, तो यहाँ पर जो ये छोटा सा एक सूक्ष्म पृष्ठ यहाँ के लिए कल्पना कर लेते हैं और DS1 कर लेते हैं, जो कि ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, 2 पृष्ठों को तो हमने बनाया। एक अगला पृष्ठ यहाँ से इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, तो कहीं बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, और ये पूरे पृष्ठ की बात करते हैं। ये तो डिफरेंशियल ये पूरे S3 तो है ही, ये डिफरेंशियल S3 कर लेते हैं, डिफरेंशियल S3 मान लिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 3 पृष्ठ भी मिले, एक पृष्ठ जिसकी दिशा ऊपर, दूसरा पृष्ठ भी नीचे, बाहर की ओर। पृष्ठ सदिश होता है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है, ये भी एक सदिश है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। अच्छा, सदिशों पृष्ठों की दिशा तो क्लियर हुई। इसके बाद फिर बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं तीव्रता हमेशा धन आवेश के विपरीत में होती है। तीव्रता की जो दिशा होती है धन आवेश से दूर होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऋण आवेश की तरफ होती है। तो यहाँ पे धन आवेश आवेशित है ही, इसकी जो दिशा होगी ये दूर होगी। कैसी होगी? दूर होगी, और इस तरह से दूर होगी, इस तरह से दूर होगी। कहा जाए तो ऐसे दूर बनती जाएगी, ये ई कहलाएगी। चाहे इसे ई कहा जाए, ये भी ई होगा, ये भी ई हो जाएगा और ये भी ई हो जाएगा। तो इस तरह से सारा का सारा ई बन जाएगा, जो कि पृष्ठ बाहर की ओर जा रही है। अच्छा, एक चीज आप देख लें कि ये जो पृष्ठ है S2, ये बाहर की ओर ऐसे निकल रहा और यहाँ से तीव्रता ऐसे जा रही है। तीव्रता एक सदिश राशि होती है जो कि ऐसे जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पृष्ठ और ये तीव्रता के बीच कितने अंश का कोण बन रहा? 90 अंश बन रहा। तो 90 अंश जब बन रहा तो पृष्ठ जो बाहर पृष्ठ है और ये तीव्रता के बीच 90 अंश का कोण बन रहा। तो आप जानते हैं कि ऐसे में जो फ्लक्सों की संख्या होती है 0 होती है, क्योंकि होता क्या है, होता ये है फ्लक्सों की संख्या फाई ई बराबर होता है, क्या होता है, E इंटू DA कॉस थीटा, यही बनता है। अब यहाँ पे E और S के बीच जो कोण बन रहा, ये क्या बन रहा, E DA cos 90 बन रहा। और cos 90 का मान क्या होता है? cos 90 का मान होता है 0। ऐसे में फाई ई का जो मान होगा ये 0 बन जाएगा। ये क्या होगा? 0। इसीलिए ये 0, ये पृष्ठ और इसके बीच इससे निकलने वाले फ्लक्स 0 होंगे। कोई फ्लक्स इधर से नहीं निकलेगा। वही चीज इधर भी होगा, इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इतनी बातें हमने कर लिया, इतनी बातें हो गई। फिर क्या होता है देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हमने क्या मान लिया। अब हम फिर शुरू की तरफ से चलते हैं। कैसे?
माना तार की लंबाई l तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है तथा इसके, ये सब लिखते चलेंगे, इसके तीन पृष्ठ S1 S2 और S3 है। इसके तीन पृष्ठ S1 S2 और S3 है। अच्छा, आप कह सकते हो जबकि क्या होगा, तो क्या देख रहे हैं, जबकि क्या कह रहे हैं, S1 और S2 मतलब पृष्ठ S1 और S2 तथा तीव्रता के बीच का कोण 90 अंश है। अतः क्या होगा, आप कह सकते हो phi E1 इक्वल टू phi E2 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। phi E2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से पहले और दूसरे पृष्ठ के लिए तो भाई तीव्रता 0 हो गई। हमें करना क्या होगा, तीसरे पृष्ठ पे जो कुछ भी करना है, तीसरे पृष्ठ से दो पृष्ठों की ये फ्लक्सों की संख्या 0 हो गई। अच्छा, अच्छी बात है। तीसरे पृष्ठ पे हम चलते हैं। अब तो क्या करते हैं, कहते हैं तीसरे पृष्ठ के लिए, अतः पृष्ठ S3 के लिए क्या होगा, phi E S3 क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम यही करते हैं, E इंटू DA cos थीटा, ऐसा कर सकते हैं। और E इंटू DA cos थीटा ये बन जाता है डिफरेंशियल, पहले डिफरेंशियल का कर लेंगे फिर टोटल कर लेंगे, ऐसा कर लिया। वैसे बताइए, ये पृष्ठ, ये जो तीव्रता है E और पृष्ठ S3 दोनों समदिश दिख रही हैं, एक ही दिशा में दिख रही हैं, एक दिशा में दिख रही हैं, ये सब एक दिशा में दिख रही है। इसका मतलब इनके बीच का जो कोण बनेगा 0 अंश का, एक दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हो, phi E S3 इक्वल टू E DA इंटू cos 0 अंश, क्या होगा, cos 0 अंश। और cos 0 का मान आप जानते हो, phi E S3 इक्वल टू क्या बनेगा, E डिफरेंशियल A cos 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से यही बन जाएगा, ये लिख सकते हैं। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर यही कह सकते हैं, E इंटू क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल A। इस तरह से तीसरे पृष्ठ पर हमें फ्लक्सों की संख्या ये मिली, क्या मिली, ये मिली। अच्छा, तीसरे पृष्ठ पर जो कि सूक्ष्म पृष्ठ का है, एक छोटे पृष्ठ का है। तो अब क्या कर लेते हैं, तीसरे पृष्ठ को मानते हैं, तीसरा पृष्ठ एक बेलनाकार आकृति है, तो इसका संपूर्ण निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो क्या हो जाता है, हम आगे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो हम कह देते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे आप ये टोटल कह सकते हैं, phi E S3 संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और यहाँ पे हम इंटीग्रल होल इंटीग्रल कर लेते हैं, E D वेक्टर A, ऐसा कर लिया, टोटल की बात कर लिया। और जब टोटल की बात कर लिया तो phi E S3 हो गया। और टोटल की बात करेंगे, ये एक नियत राशि है जिसे बाहर कर देते हैं। और डिफरेंशियल E छोटा भाग है, इसी का हम इंटीग्रल कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो एक सूक्ष्म भाग है बेलन का, ये संपूर्ण भाग क्या होगा, वक्र पृष्ठीय भाग। और बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग का मान जानते हैं, क्या होता है,
ई हो गया, और डी ए एक छोटा भाग संपूर्ण पृष्ठीय भाग बेलन का होता है 2 पाई एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो इस तरह से हम रख देते हैं 2 पाई आर एल। ये बन जाता है पूरे भाग का क्षेत्रफल। ये पूरा पूरा जो बेलनाकार होगा, जैसे ये बेलनाकार ही है, इसका ये पूरा का पूरा पृष्ठ जो कहलाएगा, इसे हम कहते हैं 2 पाई आर एल बन जाएगा। तो इस तरह से 2 पाई आर एल बन गया। और कुल पृष्ठों की संख्या आप कह सकते हैं संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या ये हो जाएगी। अतः क्या कह सकते हैं? संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, अतः संपूर्ण पृष्ठ फ्लक्सों की संख्या क्या होगी? संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या हो जाएगी E इंटू 2 पाई आर एल, ये बनेगा। अच्छा, अब हम गॉसीय पृष्ठ की बात करते हैं, गॉस के नियम की बात करते हैं। गॉस का नियम भी तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कहता है, इसे बंद संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके आवेश मान के 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है। तो अब हम इधर लिखते हैं, ये थोड़ा फिगर मिटा देते हैं, ये फिगर अच्छा रहने देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? गॉस के नियम से क्या हो जाएगा? गॉस के नियम से संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या क्या होगी? संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या क्या होगी बच्चों? यहाँ पे टोटल एफ ई फाई ई क्या बन जाएगी? संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या आप जानते हैं यही होता है 1/ε0 इंटू क्यू। आवेश का 1/ε0 होता है। अच्छा, अभी तो प्रॉब्लम आ गई कि क्यू हमें पता नहीं है, आवेश का मान पता ही नहीं है। तो आवेश को निकाल लीजिए, आवेश को हम निकाल लेते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं, यही बगल में कर लेते हैं, कह दे रहे हैं क्योंकि क्या है, हम जान रहे हैं लैम्डा आवेश घनत्व, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है? लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लैम्डा इक्वल टू आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। क्या होता है? Q अपॉन L, ये होता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, Q Q हो जाएगा बराबर लैम्डा L। तो इस तरह से लैम्डा L बन जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा L हो गया। अब यही पुट अप कर देते हैं, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या फाई ई क्या बन गया? फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू की जगह पे लैम्डा L लिखते हैं, तो लैम्डा L लिखा तो लैम्डा L बन गया। तो इस तरह से क्या मिला? यहाँ गॉसी पृष्ठ लगा करके फ्लक्सों की संख्या तो भाई हमने ये पाया, और गॉस के नियम से कुल फ्लक्सों की संख्या ये पाया। तो फिर दोनों नियम सही हैं, दोनों नियम से जो फ्लक्स आए हैं एक ही पृष्ठ के लिए आए हैं, तो फ्लक्सों की संख्या तो बराबर ही होगा। तो अतः हम क्या कर सकते हैं? अतः क्या हो सकता है? अतः इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अतः क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, और इसे समीकरण बना लेते हैं, इसे 1 बना लेते हैं समीकरण, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से कह देंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला? ये मिलेगा फ्लक्सों की संख्या बराबर होगी, क्या होगी? इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या बनेगा? 1/ε0 इंटू लैम्डा L, ये बनेगा, ये बन जाएगा। और इस तरह से L से L कैंसिल होता है, L से L कैंसिल हो जाता है, और क्या बना? अगर हम E को यहीं रख लेते हैं, तो लैम्डा ऊपर जाता है और ε0 यहाँ लैम्डा अपॉन ε0, और ये पूरा का पूरा वैल्यू नीचे, मीन्स 2 पाई r, ये बन जाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा? उस काल्पनिक पृष्ठ के लिए E बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा? कह सकते हैं 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा अपॉन r।
तो इस तरह से देखिए हमने क्या पाया, हमने तीव्रता निकाला। तो इस तरह से क्या हुआ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से किसी तार से कहीं r दूरी पर कहीं पर भी किसी बिंदु पर तीव्रता हम ज्ञात करने का फार्मूला पा गए। हमें बस आवेश घनत्व ज्ञात होना चाहिए, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कितनी दूरी पर वो वस्तु है। तो आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और हमें उम्मीद है कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा और अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा, निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आगे की वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।